और ये बिल्कुल उसी तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं जिस तरह की स्ट्रेटजी जंग में इस्तेमाल होती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये जो स्ट्रेटजी बनती हैं, ये स्ट्रेटजी कोई प्रशांत किशोर नहीं बना सकते। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या के नॉर्मल इंसानों को अंधभक्त में कैसे कन्वर्ट कर दिया। और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। मोदी तो भगवान है, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो ये कहते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उनके लिए ये काम बाएं हाथ का है। ये कंपनियां बड़े उच्च स्तर से प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, जीत के लिए सारे के सारे काम करती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइड ड्रीम। तो आप लोगों ने टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि प्रशांत किशोर 2014 के इलेक्शन में कोई हीरो नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा थे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जब भाजपा ने अपने चुनावी खर्चे की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी थी तो उसमें कुछ नाम बताए गए थे, जैसे मेडिसन, एडवर्टाइजिंग, WVP, ओलिगी मथेर, जिनके नाम पर भारी पैसा रिलीज हुआ था। प्रथम दृष्टि से अगर हम लोग इस चीज को देखें तो हमें लगेगा कि यार ये तो कोई छोटी मोटी एडवर्टाइजमेंट कंपनी होंगी, कोई सामान्य कंपनी होंगी और जिनके ऑफिस वगैरह दिल्ली या मुंबई में होंगे। हकीकत में सब यही सोचते हैं और इनके छोटे छोटे ऑफिस दिल्ली मुंबई में हैं भी। लेकिन अगर हम इस चीज को गूगल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार ये चीज है क्या। इनके जो मुख्यालय है मेन वो लंदन में है, अमेरिका में है या फिर ब्रिटेन में है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। हमें चलना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इलेक्शन तो 2014 में हुए हैं और ये हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त पर क्यों लेके जा रहा है। तो वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री तो सबने पढ़ रखी होगी। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों एक साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे मित्र राष्ट्रों की तरह, और उनके दुश्मन कौन थे? जर्मनी और जापान जैसे अन्य देश। उस वक्त दुनिया पूरे धो धड़ों में बढ़ चुकी थी। कुछ मित्र राष्ट्र बने और कुछ अन्य राष्ट्र बने, और ये युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने एक सीक्रेट वॉर यूनिट बनाई जिसका काम था साइकोलॉजिकल वॉर से युद्ध में जीतने के लिए मदद करना। ब्रिटिश और अमेरिकन फौज ने मिलकर ये एक पूरी यूनिट तैयार की थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि उन दिनों रेडियो, अखबार, पैम्पलेट, पोस्टर, यही सब साधन हुआ करते थे, और इन्हीं सीमित संसाधनों से ये लोग अपने दुश्मनों के अंदर इतना ज्यादा डर पैदा कर देते थे, ऐसे प्रोपेगेंडा फैला देते थे कि उनका मनोबल टूट जाता था। कुछ मोर्चों पर तो इन्होंने उस यूनिट की वजह से बिना एक भी गोली चलाए ही फतेह पा ली, उनको जीत लिया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है तभी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस यूनिट को पूरी तरह से भंग कर दिया था, और इस यूनिट के जो कर्ता धर्ता थे वो तत्कालीन ब्रिटिश के आर्मी ऑफिसर थे और इंग्लैंड की महारानी के बड़े ही करीबी लोग थे। यहां तक बात समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन इस यूनिट के भंग होने के बाद उन्होंने इस यूनिट को पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कंपनी, PR, ब्रांडिंग, लॉबिंग फर्म इत्यादि में कन्वर्ट कर दिया और वर्ल्ड के कई हिस्सों में फैल गए। खास करके वहां फैले जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का पहले राज हुआ करता था, जैसे जिसमें एक हमारा इंडिया भी है। और अब तक ये कंपनी कई देशों में सफलतापूर्वक चुनाव की कमान संभाल चुकी है, और ये कंपनी उन्हीं देशों के किसी भी एक राजनीतिक दल से डील कर लेते हैं, उसके लिए चुनाव प्रचार प्रसार, कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने के लिए। और ये बिल्कुल उसी तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिस तरह की स्ट्रेटेजी जंग में इस्तेमाल होती है, वॉर में इस्तेमाल होती है। साम दाम दंड भेद, जिस तरह से भी हो, हमें बस जीतना है तो जीतना है। चाहे किसी को पकड़ के जेल में डालना पड़े या चाहे किसी को जेल से निकालना पड़े, चाहे किसी को बदनाम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस हमें जीत चाहिए। ये कंपनियां ओपनली किसी के लिए कोई काम नहीं करती है। जहां भी जाती हैं उस देश में एक अपना मोहरा तलाश कर लेती हैं, जैसे कि अपने देश में प्रशांत किशोर जी को तैयार किया गया था एक मोहरे के रूप में, ताकि लोगों को ये ना लगे कि विदेशी कंपनियां आकर के हमारे देश में इलेक्शन करवा रही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर रेडियो, अखबार, पैम्पलेट वगैरह हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में हर तरह का संसाधन मौजूद है। आज टीवी है, सोशल मीडिया है,
इंटरनेट है। आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किधर है। भाजपा को देख लीजिएगा कि उसकी किस तरह से प्रचार में ब्रांडिंग मार्केटिंग चल रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री से लेकर उनके छोटे स्तर का नेता भी हमेशा प्रचार के मोड में मौजूद रहता है। ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये जो स्ट्रेटजी बनती है, ये स्ट्रेटजी कोई प्रशांत किशोर नहीं बना सकते। ये स्ट्रेटजी उन्हीं विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाई हुई होती हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या के नॉर्मल इंसानों को अंधभक्त में कैसे कन्वर्ट कर दिया पूरे देश के लोगों को। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उनके लिए ये काम बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल। जब वो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना टीवी के, बिना इंटरनेट के, बिना सोशल मीडिया के अपने अफवाह और प्रोपेगेंडा से जीत सकते हैं, तो आज तो कम्युनिकेशन के इतने ज्यादा संसाधन मौजूद है, इतने ज्यादा क्या सभी संसाधन आज मौजूद हैं कम्युनिकेशन के। ये कंपनियां बड़े उच्च स्तर से प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, जीत के लिए सारे के सारे काम करती है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। जून 2020 में केरल में एक केस होता है जिसमें एक मासूम हथनी की किसी जाहिल इंसान की वजह से मौत हो जाती है। ये घटना बड़ी ही निंदनीय थी और अफसोसजनक थी सभी के लिए। हथनी के साथ जो हुआ वो एक नाजायज हरकत थी और हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। उस व्यक्ति को चौराहे पर लटका देना चाहिए। ये बड़े दुख की बात है। अब यहाँ पर प्रोपेगेंडा समझ लीजिएगा, पूरा का पूरा राइट विंग भाजपा का समर्थन कोरोना पर मौन रहा, कभी नहीं बोला। कोरोना के वक्त पर मजदूरों की जो दुर्दशा थी उस पर नहीं बोला। श्रमिक ट्रेन में 80 से ज़्यादा इंसानों की मौत हो गई, उस पर नहीं बोला। और थोड़ा बहुत अगर बोला भी तो बहुत छोटे से स्वर में बोला ताकि इनके मालिक बुरा ना मान जाए। लेकिन अब वहीं पर जैसे ये हथनी का मामला आता है तो पूरा का पूरा बीजेपी आईटी सेल हाय तौबा करने लगा। पूरा का पूरा मीडिया इस चीज़ पर बहस करने लगा। जानते हैं क्यों करने लगा? ये इसलिए करने लगा क्योंकि केरल में बीजेपी अपने लिए दशकों से ज़मीन तलाश कर रही थी, लेकिन उसको वहाँ पर ज़मीन नहीं मिल रही थी। ज़मीन का मतलब ये था कि वहाँ पर उसके पैर नहीं गल रहे थे, वहाँ पर सरकार नहीं बना पा रही थी, वहाँ पर उसका जनाधार बहुत ना के बराबर था। लेकिन जहाँ पर ये हथनी वाली घटना होती है वो घटना थी बायनट, और बायनट के सांसद थे राहुल गांधी। तो पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा बीजेपी आईटी सेल, पूरा का पूरा सब कुछ लग गया इस चीज़ पर कि राहुल गांधी की लोकसभा में ये काम हुआ कैसे, राहुल गांधी की लोकसभा में ये हथनी मरी कैसे, राहुल गांधी ने कुछ क्यों नहीं किया, कुछ क्यों नहीं किया। इस तरह की अफवाहें होने लगी। ये पूरा का पूरा गिरोह लॉकडाउन के दौरान घूमने वाली गायों के लिए बेफिक्र था, कुत्तों के लिए बेफिक्र था, बंदरों के लिए बेफिक्र था, क्योंकि इंसान तो अपने घर में बंद हो गए, लेकिन उन गायों को कौन खाना खिलाता, उन कुत्तों को कौन खाना खिलाता, उन बंदरों को कौन खाना खिलाता, उनकी देखभाल कौन करता। और पूरा देश जानता है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर गायों की भी स्थिति किस हालात में है। लेकिन ये लोग उस चीज़ पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एक तरफ तो गाय को माता कहते हैं और दूसरी तरफ रोडों पर बेचारी कितनी गाय, मासूम गाय चोटिल होती हैं, कभी उनके दर्द को नहीं समझते ये लोग। लेकिन प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग बस चले जाते हैं। जहां पर लोगों को सरकार से कोरोना पर सवाल पूछना चाहिए था, जहां पर लोगों को सरकार से इकोनॉमी पर सवाल पूछना चाहिए था, जहां पर लोगों को सरकार से नौकरी के लिए सवाल पूछना चाहिए था, रोजगार के लिए सवाल पूछना चाहिए था, वहां पर लोग क्या बात कर रहे हैं कि हथनी के साथ ऐसा क्यों हुआ। सर देखिए, विषय है, ठीक है कि हथनी के साथ में गलत हुआ बेचारी के साथ, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा चलाया गया ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए चलाया गया। अब जैसे ही ये हथनी वाला प्रोपेगेंडा चलता है तो उसके तुरंत बाद में कुछ लोग हथनी के पक्ष में लिखते हैं, कुछ हथनी के विपक्ष में लिखते हैं, लेकिन मेन जो मुद्दे होते हैं वो सारे के सारे मुद्दे साइड कर दिए जाते हैं। यही तो स्ट्रेटेजी है, यही तो प्रोपेगेंडा फैलाने का तरीका है, यही तो चुनाव का प्रचार प्रसार है। और उसके बाद केरल में आप देखो फिर बनती है केरल के ऊपर मूवी, ताकि किसी तरह से बीजेपी केरल में अपने पैर जमा सके। ये सब स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है। अब दूसरा उदाहरण आप सुन लीजिएगा। दूसरा उदाहरण ये है, टिकटॉक जब बैन हुआ था। आपको लगता होगा कि टिकटॉक को हमने चीन की वजह से बैन किया है। नहीं, क्यों बैन किया है पता है आपको? बताता हूं। चीन का कितना सारा प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आज चीन से हम लोगों ने सारे के सारे प्रोडक्ट बंद कर दिए तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। ज़्यादातर सामान चाइना का ही हमारे भारत में आ रहा है। पूरी दुनिया को चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है सामान को। वजह वो नहीं थी, वजह ये थी कि टिकटॉक यूट्यूब को कड़ी टक्कर दे रहा था। और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट।
और YouTube किसका प्रोडक्ट है? YouTube प्रोडक्ट है गूगल का। तो आप समझ गए होंगे कि उसको भारत में बैन क्यों किया गया टिकटॉक को। रीजन यही था सबसे बड़ा। दोस्तों मैंने आपको फैक्ट बता दिए हैं कि इन सब के पीछे कौन कौन था, कैसे कैसे क्या, बाकी आप खुद बहुत ज्यादा समझदार हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर देकर जाएं। वेल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।